सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, ठीक है, तो हिंदी विषय का भी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, तो उसका हम आदर्श प्रश्न पत्र देखेंगे, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो पेपर देने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है। तो इसी पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और बहुत आसान है। आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, जितने भी आपके 16 चैप्टर आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं, इन 16 के 16 चैप्टर को आपने अच्छे से रीड किया, अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से पेपर कर पाओगे। और कुछ तो ऐसा है कि जहाँ आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना है। जैसे पत्र लेखन का पैटर्न है, गद्यांश में से क्वेश्चन आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे है, कुछ आपके गद्यांश आएगा, कुछ पठित गद्यांश से आपने चैप्टर को पढ़ा, तो मान लो पीढ़ी और गिट्टिया वाला जो आपका पार्ट है उसमें से कोई गद्यांश आ गया, उसमें से प्रश्न पूछ लिया, यानी पठित गद्यांश में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 4 या 5 नंबर का वो हो गया। व्याख्या आ गई, तो आपने जो कविताएं पढ़ रखी है, जो भी आपकी कविता वाले पोर्शन है, कविता वाले पार्ट है, उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, उसमें से आप व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पाठ का नाम, उस पाठ के लेखक का नाम, जो भी आपकी कविता वाले पाठ है तो उन कविताओं के नाम, जैसे कि आपके ना संयुक्त परिवार वाली कविता है, गजल है, दुष्यंत कुमार की गजल है, ठीक है ना, परशुराम के उपदेश है, क्या भूलूं मैं क्या याद करूं, बच्चन जी की कविता है। तो ऐसी जो भी कविता है, उन कविताओं को अगर आपने अच्छे से रीड किया है, उनके कवियों के नाम आपने याद रखे हैं, उस कविता का क्या नाम दे रखा है उसका, वो आपने अच्छे से याद किया है, तो बहुत आसान है हिंदी का पेपर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर उस पर चर्चा करते हुए मैं आपको बताती जाऊँगी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर बिना पढ़े भी जाओगे। बिना पढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको चैप्टर पढ़ना है आराम से, तो भी आप आसानी से उस चीज़ को कर पाओगे। बस ये है कि आपको पैटर्न करना आना चाहिए। मान लो व्याख्या आपको करनी, तो व्याख्या का पैटर्न आपको आना चाहिए कि व्याख्या का पैटर्न क्या होता है। इसका वीडियो मैंने पहले बना भी रखा है, तो आप चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ व्याख्या वाला पोर्शन वाला पेपर जो है ना वीडियो है वो देखिए कि व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। चलो देखते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। तो कुल 100 अंकों के पेपर के 3 घंटे में आपको समय दिया जाएगा। अच्छा, अब पेपर करने से पहले ही इसी तरह का पेपर पैटर्न आएगा, ठीक है। देखो, तो इस प्रश्न पत्र में कुल 34 प्रश्न होंगे आपके, है ना। 34 प्रश्न इस आपके दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भी दिया हुआ होगा। अब प्रश्न कैसे आएंगे कि प्रश्न संख्या, तो अब 34 जो प्रश्न है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्पी है और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, यानी कि 20 नंबर के तो आपके हो गए, यानी कि 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, आपने सही किया है तो 20 नंबर तो यही हो गए। आप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कुछ प्रश्नों में विकल्प भी दिए गए हैं, आपको केवल प्रश्न का उत्तर देना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है ना। ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो आपका आंसर शीट होती है उसके अंदर आप जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन भी उतारने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नहीं उतारना, आपको वहाँ जो 3 घंटे का समय दिया जाता है, वो 3 घंटे का समय आपको ओनली आंसर लिखने के लिए दिया जाता है, न कि क्वेश्चन उतारने के लिए। क्वेश्चन उतारोगे आपका समय बर्बाद होगा, तो ओनली आपको केवल प्रश्नों का उत्तर ही देना है। प्रश्न संख्या 21 से 25, देखो ये 1 से 20 तो आपको बहुविकल्पी आएगा। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, जिसमें 3 अंक के 2 प्रश्न और 7 अंक के 2 प्रश्न हो गए, तथा 10 अंक का 1 प्रश्न होगा, तथा विकल्प भी दिए जाएंगे। अब 7 अंक का कैसे, ये 10 अंक कैसे, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ को पढ़ गया, उस गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे छोटे छोटे, है ना। तो उनका आंसर 1 लाइन के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 26 से 34 तक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 1 के अंतर्गत 4 अंक के 2 तथा लघुत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 5 अंक के 2 प्रश्न हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 के अंतर्गत 6 अंक के 4 तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 8 अंक के 1 प्रश्न होगा। इसमें कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी हो गए। कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न मतलब होता है अथवा वाले प्रश्न। मान लो ये प्रश्न दिया, ठीक है, फिर अथवा करके अगला क्वेश्चन दे दिया, दोनों में से जो भी आपको आता है वो एक ही करके आना है। जहाँ पर अथवा है उसका मतलब आपको उन प्रश्नों में से आपको एक ही करना होता है। चलो आगे देखते हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के सही उत्तर को लिखिए। चलो आगे देखते हैं।
अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो 1 से 20 तक के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी रहेंगे और वो कितने अंकों के हो गए, वो 20 अंकों के हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। तो देखो इस तरह से यहाँ नंबर भी लिखा हुआ है कि 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो इस तरह से 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी होगा। पाठ को अच्छे से पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप आंसर दे पाओगे। चलो देखते हैं। और अधिकतर ये क्वेश्चन जो है आपके पाठों के जो पीछे MCQ दे रखे उसी में से मैंने सारे MCQ जो है करवा रखे हैं। तो MCQ की जो वीडियो बनी हुई है चैनल के ऊपर, वहाँ जाइए और आप विजिट कीजिए, वहाँ पर देखिए। छोटे छोटे 10-10 मिनट के हैं, सारे को फटाफट स्पीड तेज करके भी आप फटाफट क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। रिवीजन का यही फंडा होता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे वीडियो देखे हुए अच्छे से पढ़ा है तो रिवीजन का ये है कि स्पीड तेज कीजिए, है ना, या वीडियो को स्किप करके आगे आगे बढ़ाते जाइए और फटाफट उसको देखते जाइए, ताकि एक नज़र में वो क्वेश्चन आंसर आपके नज़रों से निकल जाएंगे और आपको वो याद हो जाए। क्योंकि पहले पढ़ा है तो अच्छे से याद हो जाएगा। और अब भाई पेपर जो देने वाले हो, कल ही पेपर है, आज आप पढ़ रहे हो, तो उसकी तो भैया कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतना कोई महारत ही नहीं होता कि फटाफट उन चीज़ों को याद कर ले। तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, भरत का भातृप्रेम में सबसे अधिक दोषी मानते हैं। तो जो परशुराम के उपदेश वाला चैप्टर है आपका सेकंड वाला चैप्टर, जिसमें रामचरितमानस से जो भरत, चित्रकूट में भरत और राम का जो संवाद चल रहा था उससे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो भरत का भातृप्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानता है। तो सबसे अधिक दोषी वो किसको मानता है, स्वयं के भाग्य को मानता है। तो ये इसका आंसर, तो मान लो क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है तो आपको ओनली क्वेश्चन नंबर 1 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का आंसर या उत्तर लिखोगे आप हिंदी में प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 1, ठीक है, और इसका उत्तर क्या है इसका, ग। तो इसे ग लिखा और ग में जो लिखा हुआ है स्वयं का भाग्य। तो इस तरह से पूरा आपको लिख देना है, न कि अब क्वेश्चन उतारना, बस ये लाइन खाली छोड़ देना क्वेश्चन वाली और उत्तर लिख के उसके नीचे और उत्तर जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन पूरा का पूरा आपको उतारना है। ठीक है, फिर आगे देखो। परशुराम के उपदेश पाठ में जाति के लगन और व्यक्ति की धुन है, तो वो क्या है, भीतरी गुण। कौन सा है वो, भीतरी गुण। तो आप यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के नीचे अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि अथवा है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसमें और उसका अथवा का आपको आंसर आ रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, आप प्रश्न संख्या डालोगे प्रश्न संख्या फर्स्ट अथवा, उस लाइन में क्या लिखोगे, अथवा लिख के फिर इसका लिखोगे उत्तर। ये उत्तर लिखा और उत्तर मान लो आप ये वाला कर रहे हो तो उत्तर इसका जो भी आ रहा है, मान लो इसका उत्तर ये है, तो ग डाल के और ये पूरा भीतरी गुण, इस तरह से आप करोगे। तो जहाँ पे आप अथवा वाला आंसर कर रहे हो, अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो फिर आपको अथवा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में और फिर आप कीजिएगा। ठीक है, दोनों ही, जैसे प्रश्न नंबर 1 में दोनों क्वेश्चन दे दिए, दोनों नहीं करोगे वरना उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भरत का भातृप्रेम में भरत के नेत्र का सौंदर्य बताने के लिए किसकी उपमा प्रयुक्त किया गया है, तो वो आ गया कमल की उपमा। तो कमल से भरत के नेत्रों की उपमा दी गई है। अब इसमें भी अथवा है तो दोनों में से आप एक ही करोगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है, दोनों में से आपको एक करना होता है, जो आपको आ रहा है वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही आ रहे हैं तो आप दोनों ही करके आगे भैया, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, उस क्वेश्चन के नंबर छोड़ देगा वो एग्जामिनर। अगला है, भारत का भातृप्रेम पाठ में आए उदाहरण, फरई की कोविद बाली सुसाली की जगह कौन से विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है आग के फूल में खुशबू कैसे आएगी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा, ये इसका आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, देखो ये प्रश्न संख्या 2 थे, प्रश्न संख्या 3 में भी कुछ प्रश्न दे रखे हैं, है ना। प्रश्न संख्या 3 में वो अथवा करके आ गया। भरत का भातृप्रेम में किसके वचन चातुर्य का परिचय मिलता है, तो इसमें भरत के वचन चातुर्य, भरत बड़ी चातुर्य से अपनी बात को राम के सामने रखता है। ठीक है, अब इसी का अथवा में दे रखा है, तो आप ये वाला करोगे तो अथवा लिख के फिर करोगे। सूरदास के पद की विशेषता नहीं है, तो देखो सूरदास के पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, तो उसकी विशेषता नहीं है। स्वाभाविकता, तो स्वाभाविकता तो है भाई, मनोरमता भी है, यानी हमें मनोरमता हमें बहुत अच्छा लगता है, बिंबात्मकता भी है, लेकिन उहात्मकता नहीं है। उहात्मकता का मतलब होता है कि उस कविता को पढ़ के या उस पद को पढ़ के हमें ऊबना महसूस हो, यानी हमें ऊब आने लगे, हमें अच्छा नहीं लगे, है ना, लेकिन उहात्मकता नहीं है। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है चौथा, किसके विकल्प में रूपक अलंकार है। तो देखो रूपक अलंकार क्या होता है कि किसी की जगह किसी को थोप दिया। ठीक है,
है ना। तो रूपक अलंकार वही होता है। तो किस में रूपक अलंकार है, तो जो ख है मुनि सुनी राम रुक राई, यानी सुनी मुनि वचन राम रुक पाई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखिए ये जो क्वेश्चन है किस विकल्प में रूपक अलंकार है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो ये इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सुनी मुनि वचन राम रुक पाई, ठीक है, कि मुनि के वचन सुनकर राम की तरफ उसने रुख किया, तो ऐसा नहीं होता। ये जो मोर अभाव उदिति अवगाहु, यानी मेरा अभाव तो उदिति के समान है, तो जहाँ समानता दिखाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि कर्म रूपी तेल, है ना, कर्म रूपी तेल और विधि रूपी दीपक, ठीक है, तो यह विधि रूपी दीपक, तो कर्म को तेल के समान बता दिया गया, तो यहाँ पर अपने भाग्य को किसके समान बताया गया है, अपने भाग्य को जो भरत है वो उदती यानी कि समुद्र के अथाह समुद्र के समान बता रहा है, तो इसका आंसर आएगा ये। यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन में आगे प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखा था, तो इसका आंसर इसमें गलत दे रखा था, आगे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि आगे पीछे आंसर भी दे रखे हैं, तो इसका आंसर आएगा ग। मोर अभाग उदती समानत, रूपक अलंकार वहाँ होते हैं जहाँ पर समानता दिखाई जाती है। अगला है, तो आपके देखो अलंकार वाला भी क्वेश्चन आएगा, और ये आपके जो चैप्टर के पीछे अलंकार दे रखे उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। सूरदास के पद की किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो सूरदास की पंक्ति में किस में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो वो आएगा लट लटकरी मनु मत मधुप पन, तो ये आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ भी मानो ऐसा समान हो तो इस तरह से अलंकार होता है, तो वह होता है ये, तो पाँचों के ये आंसर है ना। लट लटकनी मनु मत मधुप गन, कि श्री कृष्ण के केस ऐसे लटक रहे हैं जैसे कि जो उनके मुख पर जो केस लटक रहे हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भंवरे मधु का पान कर रहे हो, भंवरे मधु रस का पान कर रहे हो। तो केसों की तुलना किससे कर दी गई है, मधु से कर दी गई है। अगला प्रश्न है, मीरा के पद की विशेषता नहीं है, तो मीरा के पद में जो है विशेषता नहीं है। मुहावरों का प्रयोग, प्रेम को छिपाना, दृढ़ता है साथ माधुर्य भाव, तो इसका आंसर है प्रेम को छिपाना। ये भी आपके पीछे वाले एमसीक्यू में दे रखा है, जो भी एमसीक्यू आपके चैप्टर के पीछे दे रखा है उसमें से ये एमसीक्यू भी मैंने एग्जाम में वीडियो में करवा रखा है, तो एमसीक्यू वाली वीडियो सारे देखिएगा, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि देखो 20-25 नंबर पर तो आपके एमसीक्यू भी आएंगे। अगला है, परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लाक्षणिकता है, तो इसका आंसर है किस पद में लाक्षणिकता है, तो यह है, देखते हैं सारे ऑप्शन। चट्टानों की छाती से दूध निकालो, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है, बाहरी वस्तु नहीं भीतरी गुण है, तो इसमें आएगा आंसर क। चट्टानों की छाती से दूध निकालो, लक्षण बता रहा है, लाक्षणिकता यानी कि जहाँ पर अर्थ कुछ और निकलता है वहाँ लाक्षणिक शब्द शक्ति होती है। तो चट्टानों की छाती से दूध निकालो, तो चट्टानों की छाती से भी दूध थोड़ी निकलता, वास्तविक दूध तो नहीं निकलता, यहाँ पर दूध निकालने का मतलब है कि कठिन परिश्रम करो। अगला है इसी का अथवा में दे रखा है कि गजल पाठ का उद्देश्य है, तो गजल पाठ का उद्देश्य क्या है, कि गजल पाठ का उद्देश्य हंगामा खड़ा करना, स्थिति को बदलना, पर्वतों को पिघलाना या आग जलाना, तो आंसर रहेगा ख, पर्वतों को पिघलाना, तो ये इसका आंसर है, तो आंसर ख है, तो ये भी आपके उसमें से दे रखा है। अगला है, भेड़िया कविता की भाषागत विशेषता नहीं है, तो भेड़िया कविता की भाषागत विशेषता नहीं है, वो हम देखेंगे। प्रतीकात्मकता, तत्सम, बहुलता, स्वाभाविकता, सरलता, तो इसका आंसर आएगा ख, तत्सम, बहुलता ये नहीं, प्रतीक है, स्वाभाविक है, सरलता है। भेड़िया कविता में जो हमारे शोषण करने वाले लोग हैं उसके बारे में बता रखा है, किस तरह से भेड़िया किसका प्रतीक है, भेड़िया शोषण करने वाले लोगों का प्रतीक है, जो लोगों पर, भोली भाली जनता पर अन्याय करता है, ठीक है। तो सभी को संगठित होकर ऐसे अन्यायी लोगों के प्रति, ऐसे शोषण करने वाले लोगों के प्रति ना संघर्ष करने की बात उस कविता में कही गई है। अगला है, गजल पाठ में आग प्रतीत है, तो गजल पाठ में आग किसका प्रतीक है, भूख का, शोषक व्यवस्था का, यातना का, परिवर्तन की चेतना का, तो इसका आंसर आएगा घ, परिवर्तन की चेतना का, यानी आग जलाना, कि किसी न किसी के दिल में तो आग जलनी चाहिए, तो क्या है, परिवर्तन की चेतना किसी न किसी के मन में होनी चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। अगला है 9वां प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो पाठ है वो संस्मरण रेखा चित्र है। तो अब देखो पाठ की जो विधा है वो भी आपको याद करनी, जो 16 चैप्टर है, जो कविता वाले चैप्टर, उसके अलावा जितने भी आपके पाठ हैं वो किस विधा में लिखे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर जो ये 16 है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, वो संस्मरण रेखा चित्र है। आपके पीढ़ी और गिट्टियाँ है ना, वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक पाठ है। इसके अलावा आपका अंडमान जो डायरी है, वो डायरी जो है अंडमान की डायरी, वो आपके रिपोर्टाज के रूप में लिखी गई है ना, एक रिपोर्ट के रूप में, डायरी के रूप में लिखी गई है। तो ये हिंदी के लिखने की विधाएं होती है, शैली होती है, किस विधा में वो पाठ लिखा गया है, तो आपको विधाएं भी ध्यान रखनी है। तो ये हो गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है,
तो इसमें क्या बात कही गई है, इसमें बात की गई स्मृति की विशेषताएं, यानी आरंभ के अंदर ही स्मृति की विशेषताएं की गई है कि जो महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिख रही है, तो उसको बचपन की यादें आ रही हैं कि बचपन में किस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान वो दोनों स्कूल के अंदर पढ़ती थी और वो कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो ये स्मृति की विशेषता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है 11, सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता नहीं बताई गई, तो इसमें आएगा साधारण, सरलता, विश्वासयुक्त, सरल विश्वासयुक्त, संक्रामक और निश्चित तृप्ति युक्त। तो इसमें आएगा साधारण। तो ये विशेषता नहीं है, उनकी हंसी साधारण नहीं थी, उनकी हंसी में सरल विश्वासयुक्त था और संक्रामक था, यानी कि वो हंसती थी तो दूसरे भी उसको हंस लेते थे। एक संक्रामक होना, यानी एक से दूसरे को फैलना, एक व्यक्ति खुद हंसता है तो वो दूसरे को भी हंसा देता है। ठीक है, निश्चित तृप्ति युक्त भी थी। अगला है प्रश्न संख्या 12, सुभद्रा कुमारी चौहान की व्यक्तित्व की विशेषता है, तो वो क्या है, हरिजनों के पक्ष में संघर्ष करना, गृहस्थ धर्म को पूरी तरह से त्याग देना, परंपरा का पूरी तरह से पालन करना और मृत्यु की चर्चा का विरोध करना। तो ये आएगा परंपरा का पूरी तरह से पालन करना। अगला है, इसी में अथवा दे रखा, दोनों में से एक करना होता है। डायरी में सबसे पहले लिखा जाता है, तो डायरी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था अंडमान जो डायरी है उसके अंदर सबसे पहले जो है लेखक का नाम लिखा जाता है और दिन और दिनांक भी लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, डायरी लिखते समय आप किसकी विशेषता नहीं मानेंगे। डायरी लिखते समय हम जो है ना औपचारिकता नहीं मानेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, अंडमान डायरी पाठ में लेखक जब सेलुलर जेल गया तो उसके सामने किसकी वास्तविकता सामने आई, तो उनके सामने जो है किसकी वास्तविकता सामने आई, तो उनके सामने जो है अंग्रेजों के सभ्य होने की वास्तविकता सामने कि वास्तव में अंग्रेज सभ्य होते हैं कि नहीं होते, तो अंग्रेजों के सभ्य होने की वास्तविकता सामने आई। कहते हैं कि अंग्रेज सभ्य थे, जबकि ऐसा कुछ ही नहीं था, वो सिर्फ दिखावा करते थे। अब इसी का अथवा है, तो दोनों में से आपको एक ही करना होता है। अंडमान डायरी में लेखक ने क्रांति के नारे लगाने वाले को पागल कहकर किस पर व्यंग्य किया है, तो इसके अंदर जो है वो व्यंग्य किया उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाते। तो किस पर व्यंग्य किया है कि उन समझदार लोगों पर जो कोई पर जोखिम, वो किसी भी हालत में जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ है, तो अंडमान डायरी में काला पानी का वो अर्थ है कि वह स्थान जहाँ से लौटने की उम्मीद नहीं है, ये होता है काला पानी का अर्थ। तो मैंने ये प्रश्न आया हुआ अभी आपके एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू का अच्छे से देखिएगा। रीढ़ की हड्डी पाठ में जो है यथास्थिति का सर्वाधिक विरोध कौन सा पात्र करता है, तो रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो उस समय की स्थिति है उसका विरोध कौन करता है, उसका विरोध उमा करती है, क्योंकि उमा को देखने के लिए जो लड़के वाले आए थे तो उसका विरोध उमा करती है। प्रश्न संख्या 16 है, अंडमान डायरी में लेखक ने समझदार लोगों के लिए कहा है कि वे चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। आप इसकी जगह किस प्रचलित वाक्य का प्रयोग करेंगे। चाय भी फूंक फूंक के पीना, यानी कि 16 का है कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीना, यानी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं, है ना। तो ये आएगा इसका छाछ भी फूंक फूंक कर पीना, यानी समझदार लोगों के लिए कहा गया है कि वे चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तो ये आएगा, इसके जगह हम कोई प्रचलित वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। 17वां है, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। इस कथन में हमें क्या पता चलता है कि गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी एक बिजनेस है। तो ये इसका आंसर है, गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी बिजनेस है। सुभद्रा कुमारी चौहान, अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के अनुसार बंधन से मुक्ति से स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो बंधन से मुक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्या इसका आंसर ये आएगा, सामाजिक व पारिवारिक मान्यताओं और रूढ़ि से मुक्ति, या अंग्रेजी शासन से मुक्ति, या तार्किक और मानवीय, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कि बंधन से मुक्ति का मतलब है कि समाज और सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं और रूढ़ियों से मुक्ति हो, अंग्रेजी शासन से मुक्ति हो, तार्किक और मानवीय हो, और उपयुक्त सभी इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 19 है, औपचारिक पत्र का अंग नहीं है, तो औपचारिक पत्र का अंग क्या नहीं है। देखो, प्रारंभ होता है, तो औपचारिक पत्र का अंग जो प्रारंभ होता है, प्रिय वर्ग, संबोधन होता है, मुख्य विषय होता है, समापन होता है, तो ये होता है। तो औपचारिक पत्र में प्रारंभ होता है, जैसे सेवा में श्रीमान करके हम लिखते हैं, मुख्य विषय लिखते हैं, समापन लिखते हैं, तो लेकिन प्रिय वर्ग इसमें नहीं होता। प्रिय वर्ग तो अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है। इसी का अथवा है, कार्यालय पत्राचार का प्रकार नहीं है, तो कार्यालय पत्राचार का प्रकार कौन सा नहीं है, तो शासनादेश है, ज्ञापन है, परिपत्र है, ये कार्यालय पत्राचार का प्रकार है, जबकि टिप्पण इसका प्रकार नहीं है। टिप्पण तो अलग रूप से लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल, ये टाइप सेटिंग, तो इसमें आएगा टाइप सेटिंग, ये शामिल नहीं है, जबकि ये सभी जो है वो कार्यालय पत्र के अंतर्गत शामिल है।
तो इसका आंसर आएगा ग। अब इसी में अथवा दे रखा है, 20वें का अथवा है कि किस प्रौद्योगिकी में प्रयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ये आएगा इसका क, ई लर्निंग। तो ई लर्निंग एक ऐसी सुविधा है जिस पर सर्वर को डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ई लर्निंग। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। अब देखो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना, तो आपको निर्देश भी ध्यान से पढ़ना है कि जब आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो उस समय आपको निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। तो निर्देश क्या है कि किस निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक से ज़्यादा शब्दों में, एक वाक्य में, एक शब्दों में दीजिए। तो यह है जैसे कि अब ये कितने प्रश्न हैं, 5 है, 4 है, 4 में से आपको कितने प्रश्न के उत्तर देने, 3 ही प्रश्न के, जो भी आपको अच्छे से इसका जिस भी प्रश्न का अच्छे से आंसर आ रहा होगा वो आप कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है अंडमान डायरी किसने लिखी थी, तो आपको लेखक का नाम याद रखना। देखो इस पाठ का लेखक पूछा गया, तो अंडमान डायरी जो है श्रीकांत वर्मा ने लिखी थी। तो श्रीकांत वर्मा द्वारा ये अंडमान डायरी पाठ लिखा गया है, डायरी लिखी गई है। तो इसी तरह से जितने भी चैप्टर है, 16 चैप्टरों के लेखक के नाम आप याद करके जाना, कविताओं के कवियों के नाम याद करके जाना, कविताओं के जो है उनका कविताओं का नाम याद करके जाना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है, अब देखो प्रश्न लेखक का ही आ गया। रीढ़ की हड्डी के जो लेखक है वो जगदीश प्रसाद माथुर है, तो इसके आगे जगदीश प्रसाद माथुर। एकांकी किस प्रकार का माध्यम है, जो एकांकी है वो दृश्य और दृश्य और श्रवण और दृश्य दोनों ही होता है। कि एकांकी को हम जैसे नाटक होता है, तो नाटक को हम देखते भी और सुनते भी हैं, ठीक है। तो श्रवण और दृश्य दोनों ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है, तो ये जो पाठ है वो संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण रेखा चित्र हमने देखा ही था, MCQ में भी आया था, संस्मरण रेखा चित्र में लिखा गया है। तो इस तरह से प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो आपको मैंने तो सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए, लेकिन आपको तो 3 ही करने हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सही गलत में दीजिए। तो अब देखो सही गलत वाले भी आ गए, है ना। अनुच्छेद लेखन में विषय केंद्रित आवश्यकता होती है, तो अब 3 के बताने हैं। तो 4 दे रखे, लेकिन आपको 3 ही करने हैं। चारों भी अगर आ रहे हैं तो चारों नहीं करके आइएगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अनुच्छेद लेखन में विषय केंद्रित आवश्यकता होती है, तो ये वाक्य सही है। रिपोर्ट में घटना का तथ्यात्मक वर्णन नहीं होता, तो ये वाक्य गलत है। भाई रिपोर्ट में तथ्यात्मक वर्णन होता है ना, तो ये वाक्य गलत है। तो इसका आएगा गलत पर आप टिक लगाओगे। तो अब जब आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आंसर लिखते हुए आपने लिखा प्रश्न संख्या 22 है ना। और मान लो आप इसका ये वाला कर रहे हो, तो आपको नंबर भी वही डालना, इसमें रोमन संख्या में नंबर, तो रोमन संख्या में नंबर डालना। तो उत्तर लिखे और फिर क्या करोगे, अब आप फर्स्ट का उत्तर दे रहे हो तो इसे लिखा, फिर ये सही है तो ये लिखोगा सही, ठीक है। और फिर आपने मान लो थर्ड का उत्तर किया, तो थर्ड का जो भी उत्तर है वो आपने लिखा और उसका सही है तो उसका लिखोगे सही। तो इस तरह से आपको लिखना है, ना कि आपको क्वेश्चन उतारना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है, हमने देखा गलत आएगा, ये गलत वाले में टिक लगाओगे आप। परिपत्र कार्यालय पत्राचार का अंग है, तो ये वाक्य सही है, परिपत्र कार्यालय पत्राचार का अंग है। चौथा है बंगाल गजट अखबार जो है 1870 में निकाला गया था, लेकिन ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है 23। अब देखो प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 7 के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो अब देखो ये जो प्रश्न है आपका, ये आपकी कविता से लिया गया है। कविता के जो है कविता का काव्यांश भी दिया गया है, उसको पढ़ना है। अगर कविता को अच्छे से पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर दे पाओगे। अब इसमें कितने के उत्तर देने हैं आपको, 7 के ही उत्तर देने हैं। यहाँ तो ज़्यादा दे रखे, क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे 10 के आसपास, शायद देखते हैं 10 के आसपास क्वेश्चन है ना। ये देखो इस कविता से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। 10 में से आपको कितने करने हैं, आपको 7 ही करने हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, तो फ्री के नंबर है भाई, मैं तो इसको फ्री के नंबर मानती हूँ कि सब कुछ इसमें दे रखा है, उत्तर भी इसमें मिल जाएगा। आपने अच्छे से आप कविता पढ़ के आए हो, उसके अर्थ अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ पर आंसर दे दोगे, ठीक है। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। प्रश्न कितने करने हैं, हमें 7 करने हैं। 10 दे रखे, 7 ही करने जो आपको अच्छे से आए हो। लेकिन हम यहाँ तो सारे बताऊँगी मैं आपको कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। तो जो है दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है। तो देखते हैं, हो गई है पीर पर्वत में, तो हो गई है पीर में संकेत है, किसका संकेत इसमें दे रखा है, तो इसमें संकेत दे रखा है व्यवस्था के बदलने की आवश्यकता पर, कि हमें व्यवस्था को बदलना चाहिए, क्योंकि पीड़ा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यही है कि व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है सेकंड, इसी काव्यांश में से पूछा गया है। तो अभी
देखते हैं कि मनुष्य की पीड़ा को किसके समान बताया गया है। तो मनुष्य की पीड़ा को पर्वत के समान बताया गया है। इसमें पीड़ा का अर्थ नहीं है अन्याय, शोषण, समानता, अशिक्षा। तो हमें पता है अन्याय पीड़ा का मतलब नहीं है समानता, तो इसका आंसर आएगा ग। इस गद्यांश की शैली कैसी है? तो ये गजल है। कैसी है इसकी शैली? ये गजल है। तो आपको ध्यान रखना है कोई सी कविता गजल के रूप में, तो ये एक ही कविता है आपकी गजल के रूप में है, तो ये गजल है। इसमें दीवारों से तात्पर्य नहीं है। तो दीवारों से क्या तात्पर्य नहीं है? तो देखेंगे भाषा की, अमीरी गरीबी की, साथी संगी की, धर्म की। तो दीवारों से क्या तात्पर्य नहीं है? साथी संगी की जो तात्पर्य दीवारों से नहीं है। दीवार किसकी हो गई? भाषा की दीवार हो गई, धर्म की दीवार है, अमीरी गरीबी की दीवार खींच रही है। तो इसका आंसर आएगा ग की साथी संगी की। छठा प्रश्न, हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य है कि हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य ये है कि समाधान होना, कि कोई भी समस्या हो रही है, कि पीड़ा हो रही है, समस्याएं होना, उसका हम क्या करें? समाधान निकालना। तो इसका आंसर आएगा ग। अगला प्रश्न है, बुनियाद का उपयुक्त अर्थ है। बुनियाद का मतलब क्या होता है? बुनियाद का उपयुक्त अर्थ है माता पिता, भाई बहन, नींव, निराधार। तो बुनियाद का हम जानते हैं कि बुनियाद मजबूत होगी तो कार्य अच्छा होगा, तो ये होगा नींव। बुनियाद नहीं होता है नींव। मकसद का यहाँ अर्थ है, मकसद का क्या अर्थ निकलेगा? तो उद्देश्य। मकसद का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो इस तरह से आपके जरूर नहीं यही आए, लेकिन कविताओं में से कोई सा पैराग्राफ उठेगा और वहाँ से आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 देंगे, 7 आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, तो सब कुछ उसी में है। कविताओं वाले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रीड करके जाइएगा। फिर है कवि बदलाव का आग्रह कर रहा है। कवि बदलाव का आग्रह किसमें कर रहा है? राजनेताओं से, स्वयं से, सैनिकों से, देशवासियों से। तो कवि जो है बदलाव का आग्रह जो है वो राजनेताओं से कर रहा है? नहीं भाई, राजनेताओं से कहाँ कर रहा है बदलाव का आग्रह? तो कवि बदलाव का आग्रह देशवासियों से कर रहा है। कवि के अनुसार लाश का अर्थ है तो गरीबी लोग, सुविधा संपन्न लोग, निष्क्रिय लोग या मर चुके लोग। तो इसका आंसर आएगा निष्क्रिय लोग। तो लास्ट का मतलब यह निष्क्रिय लोगों से लिया गया है। तो इस तरह से आपके प्रश्न के 23 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने 10 का उत्तर आपको बता दिया है, लेकिन आपको तो कितने करके आने हैं? आपको ओनली 7 इसमें से क्वेश्चन करने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि अगर जिस स्टूडेंट ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो वो अच्छे से आंसर दे पाएगा। बहुत आसान पेपर कर दिया है एनआईएफ ने अब की बार आपका हिंदी का। ऐसा नहीं है, पहले बहुत पूरे के पूरे चैप्टर आते थे, है ना, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, चैप्टर भी लेंथी थे। ठीक है, 3 किताबें थी, हिंदी सब्जेक्ट की 3 किताबें थी, लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं है। अब देखो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित किन्हीं 7 प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर लिखिए। तो देखो पहले कविता से पूछा, 7 नंबर का वो हो गया। अब ये गद्यांश से पूछ लेगा। आपके पाठ है जो कविता, जो कहानी है, डायरी है, रेखा चित्र है, इनसे संबंधित पाठ उन पाठों में से पूछ लेगा। तो कितने उत्तर प्रश्न हो गए? कितने नंबर का होगा? 14 नंबर के हो गए। अब 14 नंबर के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। व्याख्या आ जाएगी, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे, तो आसान से पासिंग मार्क्स तो इसमें वैसे ही आ जाएंगे। चलो देखते हैं इसको भी। तो पूछे इनमें से किसी भी 7 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है, वो भी विकल्प है। तो कितने सारे तो एमसीक्यू आ गए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से उत्तर में भी पहुंच जाओगे। देखिए, दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वही है जिसका मन वश में है, और दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोना, चाटोकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का सदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर करता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कूटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। तो कूटज पाठ से लिया गया है ना। वह वसी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उससे मुक्त है। जनक की तरह भांति वह न घोषणा नहीं करता कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सकता हूँ, उसमें वश में कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो कोई घोषणा भी नहीं करता है। तो ये कूटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो इस तरह से ये जो है आपका गद्यांश जो है आपके पाठ में से, कूटज वाले पाठ में से लिया गया है। तो कूटज वाले जो पाठ है उसके जो लेखक है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये पाठ लिखा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ही प्रश्न है गद्यांश के लेखक कौन है? अब देखो लेखक कवि का नाम आपको याद रखना है, किस शैली में वो लिखा गया वो ध्यान रखना है। तो ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोना, चाटुकारिता, स्वाभिमानी। परवश होना यानी दूसरों के वश में होना। तो दूसरों के वश में होने का अर्थ होता है स्वाभिमानी नहीं। ठीक है, परवश होने का अर्थ नहीं है, तो नहीं है स्वाभिमानी नहीं, क्योंकि खुशामद करना भी परवश होने का अर्थ है, दांत निपोना भी है, चाटुकारिता भी है, लेकिन स्वाभिमानी। अब देखो ये इसमें ही दे रखा है इसका आंसर। देखो परवश होना मतलब कि परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी करना।
गद्यांश में से ही क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर भी गद्यांश में मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट कहीं तो ऐसे भी हो गए महारथी जो पढ़ेंगे नहीं फिर भी पेपर अच्छे से करके आ जाएंगे अगर उसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो पढ़ के जाएगा वो तो बहुत अच्छा पेपर करके आएगा। गद्यांश के पाठ का नाम है, गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? कूटज। देखो अभी इसमें से पूछ भी लिया गया, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कूटज शब्द आया भी है। ठीक है, पढ़िए तभी बता पाओगे जब आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तभी आप क्योंकि मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार चैप्टर पढ़ाया है, मैंने पढ़ा रखा है और फिर प्रश्न करवा दिए तो पढ़ाते मुझे तो याद हो गया कि ये चैप्टर में ये चीज़ें दे रखी है, चैप्टर का नाम ये है, इसके लेखक का नाम ये है। तो ऐसे आप अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अगला है मिथ्या का उपयुक्त अर्थ है। मिथ्या का सही अर्थ यानी उपयुक्त अर्थ मिथ्या का क्या है? तो है झूठ, सत्य, काल्पनिक या आकाशगामी। तो इसका आंसर आएगा झूठ। ठीक है, अगला है इस अंश में जनक की किस विशेषता के कारण उदाहरण दिया गया है? तो विशेषता है मन को परेशान करने वाले, मन को जीतने वाले, मन को परवश करने वाले या मन को अपने पर सवार होने देने वाले। तो इसमें आएगा मन को जीतने वाले। तो राजा जनक भी अपने मन को जीतने वाले थे, अपने मन को वो अपने वश में कर लेते थे। अंडमार का सही अर्थ है आडंबर। आडंबर का सही अर्थ है प्रशंसा, दिखावा, आकर्षक या निष्कपट, है ना। तो इसका आएगा दिखावा। तो आडंबर का मतलब होता है दिखावा। मन के किस पक्ष को उभारा गया है? तो मन के जो है सुख और दुख मन के विकल्प, हानि और लाभ मन के विकल्प, मन के अनुसार, मन को वश में करना असंभव, मन की गति तेज है। तो किस विकल्प को यहाँ पर मतलब मन के किस पक्ष को यहाँ पर उभारा गया है? तो वो आएगा सुख और दुख मन के ही विकल्प है। छदावर्तन का उपयुक्त अर्थ है, छदावर्तन का उपयुक्त अर्थ है आलोचना। छदावर्तन का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। ठीक है, तो इसका आंसर है। मिथ्याचार का उपयुक्त संधि विच्छेद है मिथ्याचार, मिथ्या प्लस, जो इसका आंसर क्या आएगा? मिथ्याचार, यानी आपकी संधि भी आएगी तो इसमें है मिथ्या प्लस आचार, है ना, मिथ्या प्लस आचार। अगला है परवश का सही अर्थ है परवश यानी कि दूसरे के वश में होना। अब प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में व्याकरण संबंधी प्रश्नों में 10 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपके प्रश्न जो दे रखे हैं उसमें से आपको कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं? 10 प्रश्न के उत्तर व्याकरण के देने हैं आपको देखो 15 प्रश्न दे रखे हैं। 15 में से जो आपको आता है उसके 10 उत्तर आपको देने हैं। तो देखो यहाँ उत्तर देखते हैं। विलोम शब्द लिखिए, है ना। तो इसके आपके विलोम शब्द बताना है। जैसे कि विलोम शब्द, तो विलोम शब्द भी आपके आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय आपके आएंगे, विराम चिन्ह आपके आएंगे, है ना। तो उपसर्ग प्रत्यय है, विराम चिन्ह है, शुद्ध वाक्य है। तो विलोम शब्द है विकास और विदेशी। तो विकास का विलोम क्या होगा? तो विकास का विलोम होगा पतन। विकास का उल्टा है, उसका विलोम होता है पतन। विदेशी का होगा स्वदेशी। तो विदेशी का क्या होगा? स्वदेशी। तो हमने देखा कि विकास का पतन होगा तो विदेशी का स्वदेशी होगा। तो इसका विलोम शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। तो अब आपको इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। तो देखो तीव्रता, तो तीव्रता में जो है देखो उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा हार, हार एक शब्द है, हार के आगे मैंने लगाया उप, तो क्या हो गया? उपहार। ठीक है ना। हार के आगे मैंने लगाया वी, तो क्या हो गया? विहार, है ना। हार के आगे मैंने लगाया नी, तो नी क्या हो गया? निहार। तो अगर मैंने हार, ये हार एक मूल शब्द है, उसके आगे मैंने ये उपसर्ग जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये उपसर्ग है तो उससे शब्द के ये शब्दांश है, इसका अपने आप में आपके लिए कोई मतलब नहीं निकलता। शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इसके आगे हार के आगे मैं वे लगा दूंगी तो विहार हो गया, विहार यानी घूमना। हार के आगे मैंने उप लगा दिया तो ये हो गया उपहार यानी कि गिफ्ट देना। हार के तो निहार गया, निहार यानी देखना या बिना आहार के रहना, वो निहार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जैसे एक शब्द हम और देखते हैं उपसर्ग का, तो उपसर्ग आपको ऐसे बहुत सारे पढ़ोगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। यानी किसी मूल शब्द के आगे कोई ऐसा शब्दांश लगा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं ज्ञान, ज्ञान एक मूल शब्द है। ठीक है, अब ज्ञान के आगे मैंने क्या लगा दिया? तो क्या बन गया? अज्ञान। ज्ञान के आगे लगाया मैंने वी, तो क्या बना? विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से आप करवा सकते हो, तो ये कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो ये हो गया मूल शब्द, ये हो गया। तो हमें इसमें से जो है उपसर्ग प्रत्यय छांटना है। तो देखो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय उल्टा होता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है शब्द के और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे मैंने लिखा सफल, सफल, तो पीछे आ गया मैंने सफलता, एक शब्द है सफलता,
सफलता। तो सफलता जो शब्द है तो इसका ये एक शब्द है सफलता, तो इसका मूल शब्द तो क्या है, यानी कि मेन शब्द जिससे वो शब्द बना है, जिसका आगे पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, तो हो गया सफल प्लस ता, क्या हो गया सफलता। इसके आगे मैं जो असफलता, तो आगे क्या जुड़ा असफलता, तो क्या है, क्या हो गया, है उसका उपसर्ग, तो ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। चलो आगे देखते हैं। तो तीव्रता, तीव्रता के अंतर्गत क्या जुड़ा हुआ है, तीव्र प्लस ता, तीव्र मूल शब्द तीव्र प्लस ता, तो ता क्या है इसका, ता इसका प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है, सुदृढ़, तो सु प्लस दृढ़, है ना, तो सु क्या है उपसर्ग, तो ये छाटने से ता प्रत्यय और सु उपसर्ग, तो आप इसे लिखोगे। अगला है प्रश्न संख्या सेकेंड ही है इसी का। अब रोमन संख्या में, तो रोमन संख्या में नंबर लिखना है। प्रश्न संख्या 25, 25 का आप पहला कर रहे हो, रोमन संख्या तो आपने लिखा फर्स्ट, उत्तर लिखा फर्स्ट, फर्स्ट में जो भी क का विलोम क्या होगा, विकास का जो हो गया पतन, सब ख का होगा, ख का क्या होगा, विदेशी का स्वदेशी, इस तरह से लिखना है। फिर है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो विराम चिन्ह लगा के आपको दोबारा लिखना है इस वाक्य को। तो देखिए, हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, तो हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, तो आप उसको पढ़ के देखिए, हाय हाय यानी कि बहुत अचंबा हुआ, तो जहाँ अचंबा होता है वह विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, इस तरह का लगता है, तो अचंबा है ना, जैसे कि हाय अरे, अरे हाय, छी, है ना, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, अरे ये तो सांप है ना, अरे यहाँ तो गड्ढा था, है ना, वाह, जैसे वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, वाह कितना अच्छा हलवा बना है, तो जहाँ पर हमें अचंबा होता है, आश्चर्य होता है, हर्ष होता है, ठीक है, वहाँ हम इस तरह का विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ हाय, हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, वाक्य पूर्ण हो गया, तो यहाँ पर लगाओगे आप ये, तो यहाँ पर विस्मय बोधक, हाय के पास लगाओगे विस्मय बोधक चिन्ह और यहाँ पर पूर्ण विराम, हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। अगला है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए, तो वाक्य को सही करके लिखना है। शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ, तो देखो ये वाक्य कि हम इसको बोलेंगे कैसे, शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ, नहीं, साइकिल रैली का समापन, है ना, साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ, तो साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ। अगला है रामू को काट कर फल खिला दीजिए, भाई रामू को काट कर फल नहीं खिलाना, क्या रामू को थोड़ी काटेंगे अपन, फल खिलाना है, तो इसका आंसर आएगा कि फल काट कर रामू को खिला दीजिए, तो फल को काटो भाई, फल काट कर रामू को खिला दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाए, तो देखो संयुक्त वाक्य का ये एक नंबर का आएगा, अब ये आपके 2 नंबर का आ गया वाक्यों को सही करने वाला, ठीक है। तो देखो अगला है निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए, तो वाक्य मैंने पढ़ा रखे हैं, वाक्य की संरचना कैसी, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, ये मैंने वीडियो में बता रखा, तो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ग्रामर वाले पोर्शन में चले जाइए, देखो जितना टाइम मिला मैंने सब चीज़ें डाली है उसमें, है ना, आपको व्याकरण पढ़ाया है, अधिकतर पत्र वगैरह, है ना, समास है और ये संयुक्त वाक्य है वो मैंने बता दिए हैं। कोशिश करूँगी कि आपके पेपर से पहले एक आधा वाक्य व्याकरण का और लेके, क्योंकि जितना समय मिला उतना मैंने उसमें डाला है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाए। एक रात की बात है मेरे घर चोर आए, अब ये अलग अलग वाक्य है, उसको संयुक्त नहीं मिला के वाक्य बनाना होता है, तो क्या लिखोगे कि एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी, तो ना, और देखो सुनो, एक रात की बात है मेरे घर चोर आए, बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए, ये 3 वाक्य है, तीनों वाक्यों को एक करना है, तो एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी साइकिल को चुरा कर ले गए, यहाँ है ना, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो एक रात मेरे घर चोर आए, तो एक रात की बात है को हटा दो, तो एक रात मेरे घर चोर आए बाहर और बाहर खड़ी साइकिल को चुरा कर ले गए, तो इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला है निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखिए, तो शुद्ध रूप, अब भाई शुद्ध रूप आपको लिखना है, यानी कि वाक्य जो शुद्ध शब्द क्या होता है इसका शुद्ध रूप हमें लिखना है। तो श्रीमती, तो श्रीमती में 3 में बड़ी मात्रा आती है, श्रीमती। रुपया में रू जो है छोटा आता है, रुपया आपने देखा हुआ नोटों पर लिखा होता है रुपया, है ना, ये छोटा आएगा, जबकि रुपया यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो क्या है, गलत है, तो रुपया बोलते हैं, रुपया नहीं बोलते, रुपया। श्रीमती, श्रीमती इसका होगा श्रीमती और ये होगा श्रीमती, बड़ी की मात्रा आती है, तो इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर है निम्नलिखित को भाववाचक में बदलिए, तो यहाँ देखो 10 से ज़्यादा 15 दे रखे, आपको कोई से 10 करने हैं, भाववाच्य में बदलिए,
तो भाववाच्य में बदलने के लिए कैसे करोगे आप लिखोगे मैं चल नहीं सकता, तो भाववाचक में आएगा मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो भाववाचक में नेगेटिव आ जाता है, मुझसे चला नहीं जाता। संधि विच्छेद कीजिए, जन्म उत्सव स्वाधीनता, जन्म उत्सव में निकल रहा भाई, बोलने से संधि हो रही है, जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव, जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव है ना, स्वाधीन सव प्लस अधीन, स्वाधीन का सव प्लस अधीन, सव यानी स्वयं के अधीन होना, ठीक है, ये हो गया स्वाधीन का। तो कई बार तो कुछ शब्द तो बोलने से आ जाएगा, तो आप इसके लिए तो आपको देखो नियम, इसमें संधि विच्छेद में तो बहुत ज़्यादा नियम, अगर पूरा संपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए तो 8 घंटे का चैप्टर होता है पूरा, है ना। तो अगर हम संधि को पढ़े तो हमें आपको ज़्यादा नियम नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो आपको संधि विच्छेद करनी आनी चाहिए, बस आप कुछ शब्दों को पढ़ के जाइएगा। जन्म उत्सव, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, ठीक है, तो उसको दो जो वर्णों का विच्छेद करोगे संधि विच्छेद हो गया। ऐसे विग्रह का समास का नाम लिखिए, देशभक्ति और रात दिन। अब देखो विग्रह समास में तो मैंने पढ़ाया है, समास पूर्वक विग्रह पूर्व में विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है, ठीक है। जैसे देशभक्ति और रात दिन, देशभक्ति का होता है देश के लिए भक्ति, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। रात दिन, रात और दिन, जहाँ योजक चिन्ह आता है वहाँ और लगता है रात और दिन, तो ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, बता रखा है, तो एक बार जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, समास वहाँ पूरे पढ़ाए हुए हैं, उदाहरण देख जाइएगा, सारे समासों के 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार को पढ़ के जाइएगा। अगर एक पत्ते से 2 शब्द बनाइए, तो पत्ते से 2 शब्द बनाना है। एक पत्ते जैसे कि समाज प्लस एक बराबर सामाजिक, धर्म प्लस एक बराबर धार्मिक, राजनेता प्लस एक बराबर राजनीतिक, अर्थ प्लस एक बराबर आर्थिक, तो आप सरल से शब्दों को लिख सकते हो, समाज प्लस एक सामाजिक ना, सामाजिक तो सामाजिक हो जाएगा सामाजिक, एक पत्ते हो गया, समाज प्लस एक सामाजिक, है ना, धार्मिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, ऐसे आप कर सकते हो। अगला गागर में सागर बना, मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको क्या करना, अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग, तो मुहावरे में क्या होता है, अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, है ना, देखो गागर में सागर भरने का मतलब होता है बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना, है ना, यानी बहुत बड़ी बात को थोड़े शब्दों में समझा देना, वो हो गया गागर में सागर भरना, इसका अर्थ हो गया। अब वाक्य में प्रयोग करना, तो वाक्य में प्रयोग, तो अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना, थोड़े शब्दों में कहना, तो ये हो गया ये हो गया आपका मुहावरे का अर्थ। अब करना है वाक्य में प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग करोगे, तो वाक्य प्रयोग तो अलग से फिर लिखोगे वाक्य प्रयोग, नीचे लिखोगे वाक्य प्रयोग उत्तर लिखते हुए, तो वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, तो अब अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना आपको, इसका करना वाक्य प्रयोग, मुहावरे का ही हमेशा वाक्य प्रयोग होता है। गागर में सागर भरना, कि जैसे कि तुलसीदास जी है अपने काव्यों के अंदर तो गागर में सागर भर देते हैं, तुलसीदास जी की कविताएं है, काव्य है, वो बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में बता देते हैं, है ना, तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। अगला है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, उत्तर लिखिए, तो देखो इसमें आएगा ये लिख रखा है अवयय भाव समास, प्रतिदिन, जहाँ उपसर्ग का प्रयोग होता है, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा समय, घर घर, है ना, ऐसे कुछ है, तो वहाँ पर क्या होता है, समास कौन सा हो गया, अवयय भाव समास हो गया। अगला है सदैव शब्द में स्वर संधि का कौन सा भी है, तो ये स्वर संधि सदैव, सदा प्लस एव, ये वर्धी संधि का हो गया, यानी कि इसको अगर हम संधि विच्छेद सदा प्लस एव, ठीक है, तो आ प्लस ए मिलकर ए बनते हैं, वृद्धि हो जाती है, यानी कि आ और प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, वृद्धि हो जाएगी, ए हो जाएगा, तो यहाँ हो गया वृद्धि संधि। कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, कोई का होता है अनिश्चित सर्वनाम, तो सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, वाक्य में कौन सा कारक है, मेरा घर, तो यह होगा अपादान, बहुत दूर, अपादान से अलग होना, संप्रदान के लिए कर्ता ने क्रम को करण से, है ना, इस तरह से ये कारक होते हैं, 6 प्रकार 7 प्रकार के कारक होते हैं, तो अपादान से दूर होने का भाव पता चलता है, तो ये हो गया अपादान कारक। अब है निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, अब देखो ये व्याख्या वाला है तो 4 नंबर का आया, तो आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी तो व्याख्या कर दोगे। व्याख्या के देखो 3 पॉइंट है, पहला होता है सप्रसंग, जिसको संदर्भ भी बोलते हैं, सप्रसंग, सप्रसंग लिखा या संदर्भ लिखा, फिर लिखा आपने व्याख्या किया, ठीक है, व्याख्या करने के बाद आप लिखोगे विशेष या फिर लिखोगे अभिव्यक्ति, विशेष लिखा। अब ये 3 पॉइंटों में आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। सप्रसंग में क्या आता है, पाठ का नाम और कवि का नाम आता है, ठीक है, और फिर व्याख्या के अंदर क्या आती है, जैसे कि अब ये कविता है तो इसमें आपको पाठ का नाम और कविता का नाम लिखना है ना, जैसे सगे एके संग धाये ला नंदलाल और गुला दो, है ना, तो इस तरह से आप ये कविता को पढ़ो, कविता पढ़े तो कविता का नाम और पाठ का नाम आपको याद, कवि का नाम याद होना चाहिए किसने लिखा है। तो ये इसमें 3 पॉइंट होते हैं, मैंने व्याख्या करवा रखी है, व्याख्या वाला भी वीडियो बना हुआ कि व्याख्या कैसे करनी है आपको,
ठीक है। हालांकि वो 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, लेकिन 12वीं क्लास में सेम ही व्याख्या है, तरीका तो फॉर्मेट तो सेम ही है। आपकी कविता का काव्यांश आएगा तो आपको काव्यांश के अकॉर्डिंग करना है। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। अब देखो ये जो है आपकी कविता जो है वो संयुक्त परिवार से आई हुई है ना। तो आप लिखोगे कि दिए गए कविता का पाठ का नाम लिखा है, ये कविता हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक से संयुक्त परिवार नामक कविता से ली गई, इसके लेखक जो भी है वो आप लिखोगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसका अर्थ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है ना, और फिर आपको विशेष लिखना है कि इसमें मुख्य बातें क्या बताई गई हैं। तो एक बार व्याख्या वाला वीडियो देख लीजिएगा कि व्याख्या कैसे करते हैं। चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा वीडियो को हिंदी वाले पोर्शन में, तो आपको व्याख्या वाला वो मिल जाएगा। और उस व्याख्या में जो व्याख्या वाला जो वीडियो है उसको मैं हिंदी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप व्याख्या को देख के जाइएगा। फॉर्मेट आपको देखना है और पाठ का नाम और कवि का नाम आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। देखो इस तरह से आपको करना है, ये किन्हीं दो का करना निर्देश से पढ़ना है। फिर है निम्नलिखित काव्यांश को पाठ ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। अब ये काव्यांश जो है आपकी किताब से नहीं आया है, ये अपठित है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपको आंसर देना है। तुम्हारी दंतुरी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूलिस तुम्हारी ये गाद, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलघात, पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि जलने लगे पेड़ शेफालिका के फूल, बास था बबूल। तो छोटे बच्चे की जो मुस्कान है उस मुस्कान का वर्णन किया गया है। छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर माता के मन में जो प्रसन्नता होती है उसके बारे में बताया। तुम्हारी दंतुरी मुस्कान है, छोटे छोटे तुम्हारे दांत आ गए हैं, जो दूधी दांत होते हैं, दूध वाले दांत वो आ गए हैं बच्चे के, और वो मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराने से उसके दांत भी बहुत सुंदर दिखाए गए हैं, और उसका मुस्कुराना ऐसा होता है कि मृतक व्यक्ति के अंदर भी वो जान डाल देता है। इसका आप अर्थ देखोगे तो ऐसा आपको समझ में आएगा, है ना। तो जलजात कहाँ खिलते हैं और कविता में कहाँ खिल रहा है। तो जलजात जो होते हैं, जलजात हैं जो पानी में उगने वाले जो भी होते हैं ना, ये जैसे कमल वगैरह है ना, तो ये पानी में लगते हैं। तो जलजात कहाँ खिलता है, तो पानी में खिलता है। और कविता में कहाँ खिल रहा है, तो कविता में कहाँ खिल रहा है देख लीजिए, पढ़ लीजिए कविता में कहाँ खिल रहा है। अब देखिए ये जो जलजात कहाँ खिल रहे हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे। तो जलजात कहाँ खिलते हैं, तालाब में, है ना। अब यहाँ तालाब के हिसाब से वैसे पानी में लगता है, लेकिन तालाब में। और वो अब कविता में कहाँ लग रहे हैं, कविता में लग रहे हैं झोपड़ी में, है ना। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कविता के अंदर ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कविताओं के आंसर कर सकते हो। 28% चल रहा है आपका। तो जलजात तालाब में खिलता है, लेकिन यहाँ पर झोपड़ी में खिल रहा है। फिर है कविता में आंखें फेर लेने के लिए क्यों कहा गया। तो कविता में आंखें फेर लेने के लिए शिशु के थकने की आशंका के कारण कहा गया। आंखें फेर लेना मतलब शिशु का थकना, जैसे कि इसमें आया भी है शिशु का थकना, यानी कि आंखें फेर लेना। फिर है मृतक में भी डाल देगी जान का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मृतक में जान डालना नहीं, परेशान है दुखी होने पर भी स्फूर्ति आ जाती है और व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। तो कब, जब छोटे बच्चे की मुस्कान देते तो कोई कितना ही परेशान हो, लेकिन जब छोटा बच्चा मुस्कुराता है, अपनी अटखेलियाँ करता है, उस समय मृतक व्यक्ति में भी जान आ जाती है। किस शिशु के मुस्कान का आप पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी शिशु के मुस्कान का आप पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तो ये तो जो है जो आंसर है इसका, किसी भी शिशु के मुस्कुराने पर का तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। जब शिशु मुस्कुराता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चलो आगे देखो, अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब किसी दृश्य को देखकर उसमें आप में स्फूर्ति का संचार हो गया हो। तो इस तरह से आप अपने घटना को लिखिए, क्या देखकर आपको कभी अपने अंदर स्फूर्ति आ जाती है। ऐसी कौन सी घटना आपने देखी है कभी ज़िंदगी में जिसके अंदर आपके अंदर जोश आ गया, स्फूर्ति आ गई, है ना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब यह गद्यांश आपका कहाँ से आया है, आपके पढ़े हुए चैप्टर के अंदर से ही आया है। जैसे कि ये जो है हमने तुम्हारे वंचित नहीं किया, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। कौन सा पाठ है, पीड़िया और गिट्टियाँ, जिसके अंदर देवता बना दिया गया। हरिशंकर परशाई की पाठ है पीड़िया और गिट्टियाँ, जहाँ से लिया गया है। तो आप कैसे व्याख्या करोगे, व्याख्या आपको करना है कि पहले वही है जैसे कविता की व्याख्या करते हैं वैसे ही गद्यांश की व्याख्या करते हैं। बस वहाँ कविता आई और यहाँ पर आपके गद आ गया। तो पहला वही संदर्भ या सप्रसंग लिखा। सप्रसंग लिखने के बाद में आप लिखोगे व्याख्या के बाद में लिखोगे विशेष। ठीक है, तो विशेष ये 3 पॉइंट होते हैं सप्रसंग। जैसे कि अब ये पाठ आपको पता है पीड़िया और गिट्टिया से लिया गया है ये गद्यांश, और
आपके इसके लेखक कौन है इस गद्यांश के? हरिशंकर परसाई। तो कैसे लिखोगे? दिया गया गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के, है ना, दिया गया गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पीढ़िया और गिट्टिया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप लिख सकते हो, जैसे कि मूल भाव लिखना है तो लिखो, वरना छोड़ देना। ठीक है, फिर आप व्याख्या करोगे। अब इनकी व्याख्या करोगे अपने शब्दों में, तो व्याख्या करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे आपको याद होना चाहिए, पाठ आपका अच्छे समझा हुआ होना चाहिए कि हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने हमें अपने आप को वंचित कर दिया। कि इस गद्यांश के अंदर बताया गया है, क्योंकि गद्यांश है, इसमें बताया गया है कि जो साहित्यकार है वो अब इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि अब उनसे कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है, अच्छे लेख नहीं लिखे जा रहे हैं। तो जो युवा वर्ग तरुणों ने उनको क्या किया है, उनको देवता बना दिया है, उनको उनकी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए कहा और फिर उन सारी जिम्मेदारी तरुणों ने संभाली। तो यही बात यहाँ हो रही है कि वो देवताओं को कह रहे हैं, यानी कि बुजुर्ग वर्ग साहित्यकारों को कह रहे हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया, बल्कि अब तुम्हारी अवस्था ऐसी हो गई है, तुम्हें थकान होने लगती है, तुम्हारी उम्र ऐसी हो गई कि तुम अपनी कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तुम शक्तिहीन हो गए हो, इसीलिए ही तुम्हें अपने पद से, अपने कार्यों से तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त किया है। ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके काम में क्वालिटी भी कम हो जाती है ना। हम तो तुम्हें पूज रहे हो, तुम देवता होकर पत्थर मारते हो कि हम तो तुम्हें देवता बना के पूज रहे हैं, और तुम एक देवता होकर इतने समझदार होकर हमें पत्थर मार रहे हो। एक समय के बाद तो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी किसी न किसी को संभालनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से इसका आप व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, अब ये अगला देखो, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कीजिएगा, जो समझता है वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अवबोध है, और जो समझा है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। तो ये हो गया आपके कौन से पाठ से आया है? ये आपके आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि है और कूटज वाले पाठ से आया है। अब प्रश्न संख्या आप देखिए 30। अब इसमें आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चीप की दावत के मध्यम वर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति कीजिए। तो चीप की दावत कहानी में मध्यम वर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है? कि मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है? दिखावा ज़्यादा करता है ना, प्रगति जल्दी करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मानसिकता हुई है। तो आप चैप्टर के क्वेश्चनों को देखोगे, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। कूटज पाठ में लेखक स्वार्थ के लिए जीना का खंडन किस प्रकार करता है? पीढ़ी और गिट्टिया पाठ में वयोवर्धों की शारीरिक स्थिति और इच्छाओं को लेकर किस प्रकार व्यंग्य किया गया है? तो दोनों में, इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या तो है 30 में से आपको नंबर क्या डालना है? क, ख, ग। तो आपको क आंसर आ रहा है तो आप लिखोगे उत्तर क। ठीक है, उत्तर क। तो इस तरह से आप करोगे। ठीक है, जो नंबर है वही नंबर आपको डालने हैं, जिस क्रम में क्वेश्चन दे रखे उसी क्रम में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन प्रश्न संख्या 30, 31, 32, 33 ऐसे डालते जाओ, नंबर नहीं मिलेंगे भाई, थोड़ा ध्यान से लिखना। फिर है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये भी देखो फ्री के नंबर है, 5 नंबर है, पढ़ के ही उत्तर देना है, कहीं कुछ नहीं समझना, बस पढ़ो, अच्छे से समझो और उत्तर दे दो। ठीक है, तो ये इसके आंसर यहाँ पर आपको करने हैं। तो इस तरह से आंसर आपको इसके देने हैं। तो जैसे कि एक बार पढ़ लेते हैं, जब वीडियो कंप्लीट ही हो जाएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि पूरा पेपर मैंने हल करवाया है, आप समझाया है आपको। तो देखो ये 5 नंबर का है। बड़ा बनने के लिए हमने देखने का, बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में बड़प्पन की चिन्ह ढूंढने पड़ते हैं। अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारे कौतूहल की केंद्र बिंदु है। आइंस्टीन ने एक बार साक्षात्कार देते हुए कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जिज्ञासा और उनके समाधान की आदत के बिना हमारा जीवन गति और रस से विहीन होगा। इस प्रकार से गुजरकर ही दुनिया में अनेक क्षेत्रों में कई नई नई चीज़ें सामने आ रही है। जब हम कहते हैं क्यों, कैसे, क्या, तब हमारे अंदर का स्नायु तंत्र और प्राण तंत्र, ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते, न भिन्नता न नवीनता। ये कैसा जीवन है जिससे कोई कौतूहल नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। इस जगत से में हमारी स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है जो अपनी सुखमयी व्यवस्था में पड़े हैं, लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे हृदय की आवाज़ सुनते हैं। जो बड़ा होना चाहते हैं वे इस दुनिया की प्रत्येक घटना और वस्तु स्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। लीक से हटकर सोचने और कार्य करने की कोशिश ही बड़ा बनाती है। जिज्ञासु मन और बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाती है। देखो मैंने पैराग्राफ को तो नहीं समझाया है,
देखिए एक बार मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। तो आपको समझना है, 2-3 बार पैराग्राफ को पढ़ना है और समझ के आंसर करना है। गद्यांश में किन 2 स्थितियों की तुलना की गई है? तो गद्यांश में किन स्थितियों की तुलना की गई है? तो गद्यांश में बड़ा बनने की और अग्रसर होने और यथा स्थिति में पड़े रहने की तुलना की गई है। यानी कि बड़ा बनने की और अग्रसर होने और यथा स्थिति में पड़े रहने की तुलना की गई है। बड़ा बनने की वास्तविक आधारगत विशेषता क्या है? तो जिज्ञासु होना और जिज्ञासा का समाधान करना। किसके बिना जीवन गति और इससे विहीन हो जाती है? तो वो है जिज्ञासा और उसके समाधान के बिना। हमें किस तरह की दुनिया की आदत पड़ चुकी है? तो हमें लीक से हटकर न सोचने वाली भिन्नता और नवीनता से विहीन दुनिया की आदत पड़ चुकी है। अपने जीवन में कोई उदाहरण दीजिए जब लीक से हटकर सोचने पर कोई लाभ हुआ हो, आपने जो परंपरा है उससे हटकर कुछ सोचा हो, तो वो आप अपने मन से उत्तर दीजिएगा। अब है क्वेश्चन संख्या 32। निम्नलिखित प्रश्नों में से 50-50 शब्दों में उत्तर दीजिए। मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यकलापों की जानकारी मांगी गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पण लिखे। देखो आपको टिप्पण लिखना, टिप्पण वाला पार्ट पढ़ाया हुआ तो भैया अच्छे से पढ़ लेना। उस चैप्टर को टिप्पण पूछा जाएगा 3 नंबर का। और ये पत्र है, एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए आवेदन किया है, उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में ही है। पत्र टिप्पण और प्रारूपण वाला जो आपके चैप्टर है और कार्यालय पत्र वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िएगा। उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं, उसमें जो पत्र दे रखे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पैटर्न समझ के जाइएगा। ठीक है, तो 3-3 नंबर के आना है। तो ये आपको प्रारूपण तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन तो उसी में दे रखा है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। सामान्य व्यवहार की हिंदी भी हिंदी का एक उपयुक्त क्षेत्र है। कथन के पक्ष में उदाहरण देते हुए टिप्पणी कीजिए, है ना। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी की किन्हीं 3 विशेषताओं का 100 उदाहरण लिखिए। तो आपको वो वाला चैप्टर पढ़ना है, हिंदी के विविध प्रयुक्ति क्षेत्र, उस चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में 80 से 100 शब्दों में उत्तर लीजिए। जनसंचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम करती है? उदाहरण बताइए। उदाहरण सहित लिखिए। जनसंचार माध्यम एक नागरिक और सरकार के बीच में क्या करता है? मीडिया क्या काम करती है? ठीक है, एक सेतु का काम करती है। कैसे करती है? वो लोगों को जागरूक करती है, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है, सरकार में जो सरकार की जो कार्य योजनाएं होती है उसको लोगों तक पहुंचाती है। ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत कीजिए। तो ई पेपर की क्या उपयोगिता थी? ई पेपर वाला पोर्शन अलग से पॉइंट दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है। तो इस तरह से हर पॉइंट को पढ़ के जाना है। ठीक है, चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो ये हो गए 34 क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। तो ये आपका पैटर्न है। अब किसी को लगेगा मैडम 1 घंटे का वीडियो कैसे देखेंगे? भैया 1 घंटे का वीडियो आप देख के जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आएगा, पेपर कैसे आएगा। तो आप आसानी से वो 3 घंटे दिमाग में लेके चलोगे कि भैया इतना बड़ा पेपर आएगा, इतने घंटे का आएगा, मुझे इस तरह से अपने स्पीड तेज रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारना, डायरेक्ट मेरे को आंसर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।